नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम उपन्यास आरंभ करने जा रहे हैं और जो हमारे पाठ्यक्रम में हमें उपन्यास दिया हुआ है उसका नाम है महाभोज। महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी हिंदी की लेखिकाओं में, हिंदी की जो लेखिकाएं रही हैं, चर्चित लेखिकाएं जो रही हैं, उनमें बहुत बड़ा नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू जी ने कहानी लेखन के साथ साथ उपन्यास लेखन में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके जो उपन्यास हैं या कहानियां हैं वे सामाजिक परिवेश को लेकर हैं। इन्होंने समाज की जो यथार्थ स्थिति है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी कहानी और उपन्यासों में किया है। इनके जो उपन्यास हैं वो राजनीतिक स्थिति पर बहुत ही गहरा व्यंग प्रस्तुत करते हैं। साथ ही जातिगत जो समीकरण है, जो सत्ताधारी वर्ग जिनका प्रयोग या उपयोग अपनी फायदे के लिए करता है, उस स्थिति को उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से अपने उपन्यासों में स्पष्ट किया है। इसी सिद्धांत को, उनके इसी विचार को प्रकट करता हुआ उनका उपन्यास है महाभोज। यह एक राजनीतिक उपन्यास हम यदि से कहें तो गलत नहीं होगा। राजनीतिक स्थितियों को अभिव्यक्त करने वाला उपन्यास है महाभोज। यहां मन्नू भंडारी जी ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को अभिव्यक्त किया है। साथ ही मीडिया, समाचार, प्रिंट मीडिया, समाचार आदि व राजनीतिक स्वार्थ का बहुत ही सुंदर, बहुत ही मानवीय चित्रण यहां हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस महाभोज की जो कहानी है इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। हो सकता है ये एक से अधिक भागों में हम इसे समझें। तो आज हम इसको इसके पात्रों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं कि पात्र कौन कौन है और क्या, किस प्रकार से इसके प्रमुख पात्र हैं और कैसे एक यह कहानी या यह जो उपन्यास है हमें राजनीतिक स्वार्थ की स्थिति से अवगत कराता है। देखिए, महाभोज जो उपन्यास है, लेखिका है मन्नू भंडारी और यह जो उपन्यास है वह आधारित है सरोहा गांव पर। जो सरोहा गांव है यह यूपी में है, यूपी में अवस्थित बताया है। तो सरोहा गांव एक यूपी में स्थित एक गांव है, उत्तर प्रदेश में, छोटा सा गांव है। अब वहां की परिस्थितियां क्या बनती हैं? छोटा सा गांव है और शहर से 20 मील के करीब उनकी दूरी है। यह जो गांव है ज्यादा चर्चा में पहले नहीं रहता था, लेकिन आज ये चर्चा में है। और चर्चा में रहने का कारण है कि यहां इस सरोहा गांव के पास हरिजन बस्ती में आग लग गई और घरों के साथ साथ कुछ लोग भी जल गए। अब जलने की जो सूचना है वह पहले गांव से शहर तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब गांव से शहर तक पहुंच रही है। उसका कारण है कि इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव होने के कारण अब जो नेता थे, जो राजनेता थे, वे अपना अपना अवसर प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में जा रहे हैं और उस क्षेत्र की परिस्थिति को जानने के लिए वहां पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो यूपी सरोहा गांव का यह पृष्ठभूमि इसमें दी गई है। अब इसके पात्रों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं दा साहब। दा साहब जो हैं मुख्यमंत्री हैं राज्य के और गृह मंत्री का प्रभार भी उन्हीं पर है, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, दा साहब। दूसरे पात्र हैं इनके, वो है लाखन। इनके दा साहब के विश्वास पात्र व्यक्ति है लाखन। अगला पात्र है जोरावर। जोरावर जो है दा साहब का ही विश्वास पात्र आदमी है और थोड़ा दबंग टाइप का, दबंग प्रवृत्ति का कह सकते हैं, थोड़ा जो गुंडागर्दी में विश्वास रखता है, ऐसा व्यक्ति है जोरावर। साथ ही लोचन पांडे हैं। लोचन पांडे जो हैं इनके ही सत्ताधारी दल के नेता हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और आगे देखें तो इसमें आते हैं आपके लोचन पांडे हो गए,
दत्ता साहब। दत्ता साहब जो है मशाल पत्रिका के संपादक हैं, मालिक हैं। मशाल पत्रिका है एक जो वहां चलती थी, उसके क्या हैं, मालिक हैं ये दत्ता साहब, प्रधान संपादक। अब दूसरी ओर देखते हैं तो दूसरी ओर आते हैं हमारे स्कूल बाबू। स्कूल बाबू हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछला वो चुनाव हार चुके हैं और इस चुनाव में जीतने का वो अवसर तलाश रहे हैं। साथ ही इधर इनके ही राजनीतिक व्यक्ति काशी है जो इनका राजनीतिक सचिव है, और ये हुए कहानी के वे मुख्य पात्र जिनके आसपास इस उपन्यास की कहानी दौड़ेगी। अब इनके साथ साथ कौन कौन से और आते हैं हमारे सामने मुख्य पात्र, देखिए। सबसे पहले आता है विशु, जिसका पूरा नाम है विशेषर। फिर आता है बिंदा, जिसका पूरा नाम है बिंदेश्वर। इसकी पत्नी है रुक्मा, बिंदेश्वर की पत्नी। बिंदा, इसको बिंदेश्वर को बोलते हैं बिंदा, बिंदा की पत्नी है ये। हीरा, विशु का पिता। हीरा जो है विशु का पिता है। और एक पात्र है महेश, एक स्कॉलर है और सूत्रधार है, इस कहानी का सूत्रधार है और इन सबका मित्र है, ये मित्र है महेश। साथ ही ये इसके कुछ पात्र हैं। पात्रों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम पात्रों की ओर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए कि पात्रों के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो यह उपन्यास समझने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। ये पात्रों के। अब इसके साथ साथ डीआईजी सिन्हा है, डीआईजी है ये, सिन्हा साहब जो हैं ये डीआईजी हैं। और एक पात्र और आते हैं जिनको जांच सौंपी जाती है, सक्सेना साहब। ये आईपीएस हैं, जांच अधिकारी हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे पात्र हैं जो इस उपन्यास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम दोबारा इस बार चर्चा कर लेते हैं। उपन्यास का नाम महाभोज है, लेखिका है मन्नू भंडारी। और यह कहानी, उपन्यास की कहानी कहां पर आधारित है, सरोहा गांव पर आधारित है, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। यहां पर क्या होने वाले हैं, यहां उपचुनाव होने वाले हैं, ठीक है। उपचुनाव के कारण राजनीतिक जो गतिविधियां हैं इस गांव में ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस गांव में कुछ समय पहले हरिजन बस्ती में आग लगा दी गई थी, वहां पर घरों के साथ कुछ व्यक्ति भी जल गए थे। उस गांव की जो जांच है, उस गांव जो जलने का जो प्रमाण है कि कैसे जलाई गई, क्यों जलाई गई, इस बात को लेकर विशु जो है एक नवयुवक है, पढ़ा लिखा नवयुवक है, वह उस घटना की साक्ष्य उसके पास है, उस घटना के साक्ष्य हैं कि कैसे जलाया गया, किसने जलाया और कौन इसके पीछे है। तो उस घटना की जो जानकारी कौन कर रहा है, विशु, एक पढ़ा लिखा नवयुवक है, विशेषर है, इसका नाम विशेषर है। अब विशेषर जो है इसके पास इसकी जानकारी है घटना की, और विशु की हत्या कर दी जाती है। अब जो ये हत्या हुई है, इस हत्या के ऊपर ही पूरी राजनीति का खेल चलता है। विशु की हत्या कर दी गई, ये भी पता है गांव वालों को किसने की है, लेकिन सब डर के कारण चुप हैं। वंचित वर्ग था, निम्न वर्ग के लोग थे, वे वहां उस समय चुप थे, क्योंकि उस समय इस गांव पर, सरो गांव पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो जोरावर का था। वह दबंग टाइप का, गुंडा टाइप का व्यक्ति था, जिसने एक पहलवानों को पाल रखा था, गुंडों को पाल रखा था, और पूरे क्षेत्र के जो निम्न वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग थे, उन पर वह अपना अधिकार रखता था। दबंगाई से वह अपना कार्य करता था, कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने से डरता था। तो जोरावर का यह प्रभाव दिखाई देता है, तो विशु को मार दिया जाता है, और उसकी मौत से ही अब यह कहानी यहां पर शुरू होती है। तो दोबारा एक बार पात्रों को देख लेते हैं। सरोहा गांव पृष्ठभूमि में है। दा साहब क्या है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय का भी प्रभार उनके पास है।
लाखन जो इस समय लाखन जो है वह इस उपचुनाव में उम्मीदवार है दास साहब की पार्टी का। दास साहब की ओर से जो उम्मीदवार है वो कौन है? लाखन है, जो सरोवा गांव में किसकी ओर से? दास साहब की ओर से खड़ा हो रहा है। इसको खड़ा किया गया है। जोरावर दास साहब का व्यक्ति है, कृपा पात्र है। लोचन पांडे इनके ही पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और दत्ता साहब जो है वह मशाल पत्रिका है जो उस समय चर्चित पत्रिका थी, उसके क्या है? प्रधान संपादक हैं। सक्सेना साहब आईपीएस हैं जो इस केस की जांच करते हैं। इसके साथ ही डीआईजी सिन्हा हैं जो इस जांच के सर्वोच्च अधिकारी हैं। दूसरी ओर सुकुल बाबू हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस उपचुनाव में अपने आप को खड़ा करके अपना भाग्य दोबारा आजमाना चाहते हैं। उनका सचिव है काशी, और इस प्रकार से एक पात्र हुए। महेश जो पात्र है वह वहां उस गांव में रहकर रिसर्च शोध कार्य कर रहा है और इस कहानी को बताने वाला, इस कहानी के पृष्ठभूमि में जो सारी जो जानकारी चलती है वो किसके द्वारा चलती है? महेश के द्वारा चलती है। महेश इन सब का बहुत ही अच्छे प्रकार से परिचित है, मित्र है। बिसु की हत्या कर दी जाती है, इसका मित्र है बिंदेश्वर। रुकमा बिंदा की पत्नी है और हीरा बिसु का पिता है। अब यह कहानी शुरू होती है बिसु की मृत्यु से, कि बिसु की मृत्यु हो जाती है और उस पर राजनीति होना आरंभ हो जाती है कि वह एक पुलिया के पास मरा हुआ पड़ा रहता है और उसकी सूचना एक व्यक्ति द्वारा दी जाती है। तो कुछ पुलिस वाले आते हैं, अपनी कार्रवाई करके चले जाते हैं। यह सूचना, यह बात मशाल पत्रिका के कुछ पत्रकारों को पता लगती है और वह अपने पत्रकारिता को चमकाने के लिए, अपने समाचार पत्र को ज्यादा सुर्खियों में लाने के लिए खबर छाप देते हैं कि एक दलित व्यक्ति की निर्मम हत्या। इस बात को जब छापा जाता है तो पूरी राजनीति में हलचल मच जाती है कि एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार व्यक्ति की हत्या हो गई, और कैसे हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि यहां क्या होने वाले हैं? यहां उपचुनाव होने वाले हैं। तो ना तो दास साहब ना सुकुल बाबू इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि सुकुल बाबू जो हैं पिछले चुनावों में घोषणा कर चुके थे कि अब वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वे सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही उपचुनाव होने को आए वो अपनी सारी शपथ भूल गए और दोबारा वो उस अवसर को प्राप्त करने में लग गए। उन्होंने भी सोच लिया कि शायद जनता की सेवा पद पर रहकर ही की जा सकती है। तो यहां उनकी स्वार्थ प्रवृत्ति हमारे सामने आती है कि वे उस उपचुनाव में लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो गए हैं। अब दास साहब जो हैं इस कहानी का प्रमुख पात्र और सबसे दमदार व्यक्ति हैं, बहुत ही सहनशीलता के व्यक्ति हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, सदा हुआ बोलते हैं और राज्य में बहुत बड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। गंभीरता उनके चेहरे पर झलकती है और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति हैं दास साहब। अब इस मृत्यु का, बिसु की मृत्यु का जब पता लगता है तो सारे गांव वाले जो शक करते हैं किस पर? जोरावर पर। अब यह समस्या लाखन के लिए बहुत बड़ी बन जाती है कि लाखन लड़ रहा है उपचुनाव और सब जानते हैं जोरावर किसका व्यक्ति है? दास साहब का। तो लाखन मिलता है दास साहब से, कि दास साहब से कहता है कि साहब अब की बार चुनाव लड़ना मुश्किल है और अब की बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि दूसरी ओर सुकुल बाबू इस मृत्यु को बहुत चर्चित बनाकर जो हरिजन लोग हैं उनका क्या करना चाहते हैं? उन हरिजन लोगों के वोटों को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारी पार्टी के खिलाफ वो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए, और दूसरी ओर जोरावर के गुंडों ने, जोरावर के दबंगाई ने उन लोगों के मन में जो भय था उसे अब सुकुल बाबू के लिए सहानुभूति के रूप में बदल दिया है। इसलिए अब हम चुनाव लड़ना हमारा मुश्किल है। लाखन जितना तीव्रता से बोलता है उतनी ही सहनशीलता से, शांति से दास साहब हर बात को सुनते हैं और उसका बहुत ही गहरा उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो लाखन से कहते हैं कि भाई कि सरोवा गांव में रैली होती है, किसकी रैली होने जा रही है? किसकी? सुकुल बाबू का जो भाषण है बहुत ही ओजस्वी रहता है, लोगों को आकर्षित करने वाला रहता है। तो लाखन कहता है कि सुकुल बाबू वहां रैली कर रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, कैसे हम चुनाव जीत पाएंगे? तो दास साहब बड़ी ही शांति से, बड़ी ही सज्जनता से, बहुत ही धैर्यपूर्वक उत्तर देते हैं कि जब सुकुल बाबू की रैली हो जाए उसके बाद हम भी वहां रैली करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या इसका हल निकल सकता है। अब यहां पर हल निकलने का अर्थ हो गया कि सरोवा गांव जो है अब वह राजनीति का प्रमुख केंद्र बन चुका है। वहां बहुत सारे राजनीतिज्ञ वहां पर आकर अपना जो राजनीति का खेल है वो खेलने लग जाते हैं। यहां
दास साहब लाखन को कहते हैं कि भाई सुकुल बाबू के बाद मेरी मीटिंग रखी जाए और वहां पर मैं भी मीटिंग रखूंगा, वहां के लोगों के हालचाल जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी ओर उन्हें चिंता है दत्ता साहब की, जिनके अखबार में जब ये खबर छपी तो दास साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस प्रकार से तो हमारी सरकार की छवि है वो धूमिल होगी। तो वे चिंतित होते हैं और वे दत्ता साहब को बुलाते हैं। इनकी मशाल पत्रिका को दास साहब द्वारा कुछ समय के लिए पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो उसका भी कुछ गुस्सा दत्ता साहब में है और सरकार के द्वारा इन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, कुछ विज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ कार्य नहीं दिए जा रहा है, इसलिए भी इनके मन में थोड़ा रोष है। अब दास साहब जो है दत्ता साहब को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई दत्ता साहब आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, आप उस समय नहीं ले पाए, उस समय व्यस्त था, लेकिन अब आप किसी भी समय आकर मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। दत्ता साहब आते हैं और दास साहब जो है दत्ता साहब से कहते हैं कि आपने भाई जो अपनी पत्रिका में खबर छापी है हत्या की, तो आपने बिना जांच के ही खबर छाप दी। हमने तो सुना है कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है, क्योंकि जोरावर और सभी जो लोग हैं उन्होंने इस बिशु की हत्या को आत्महत्या बताकर वहां चर्चित कर दिया। तो दास साहब कह रहे दत्ता साहब से कि हमने सुना है कि बिशु ने आत्महत्या की है और आपने अपने अखबार में छाप दिया है हत्या को, इसलिए इस खबर की ओर आपको विचार करना चाहिए। दत्ता साहब अपने सचिव से कहकर दास साहब अपने सचिव से कहकर मशाल पत्रिका के संपादक दत्ता साहब को विज्ञापनों का प्रलोभन देते हैं और विज्ञापन छापने के लिए उनसे कह देते हैं कि राज के विज्ञापन अब तुम्हारे अखबार में छपा करेंगे। इस बात से दत्ता साहब की जो स्वार्थ पूर्ति थी वो यहां पूरी हुई और उन्होंने अब अगले अंक में इस आत्महत्या को एक रहस्यात्मक हत्या के रूप में छापकर थोड़ी सी सनसनी फैलाई और उस हत्या की खबर को अब वो छिपा गए दत्ता साहब। दूसरी ओर सुकुल बाबू जो हैं वे इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं और वो सरकार के खिलाफ अपनी रैलियों में भाषण देते हैं कि भाई की जो सरकार है ये तुम्हारे हित की नहीं है, ये तुम्हारे कोई भी हित की बात नहीं कर सकती, जो करना है अगर यदि आप मुझे जिताते हो तो मैं आपके सारे दुख दर्दों को दूर कर दूंगा। दास साहब अब दोबारा सुकुल बाबू के बाद यहां रैली करने जाते हैं और रैली करते ही सबसे पहले उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है जनता को शांत करके बहुत ही धैर्यपूर्वक शांति से वो अपनी बात कहते हैं और साथ ही वो मिलते हैं बिशु के पिता हीरा से और वे एक सरकारी योजना का वहां पर उद्घाटन करने जाते हैं और उस सरकारी योजना का उद्घाटन वो कराते हैं बिशु के पिता हीरा से, क्योंकि उनको पता था कि यह सहानुभूति हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि बिशु के पिता को यदि हमने सम्मान दे दिया तो जो दलित वर्ग है, बिशु की जो जाति के जो लोग हैं वो हमारे पक्ष में वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो वे हीरा से मिलने जाते हैं और सहानुभूति पूर्वक उसे दिलासा दिलाते हैं कि आपके बेटे की हत्या हुई है या आत्महत्या है, इसके बारे में पूरी जांच की जाएगी और इसमें विश्वास दिलाता हूं कि इसमें बिल्कुल भी कहीं भी अन्याय आपके साथ नहीं होगा। तो दास साहब अपनी रैली में जाकर इस सरकारी योजना का जब उद्घाटन करते हैं तो वह उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? हीरा के द्वारा करवाया जाता है। हीरा कौन है? बिशु का पिता है जिसकी हत्या हो चुकी है। हीरा इस बात को देखकर बड़ा थोड़ा दुखी होता है, अपने पुत्र के वियोग से दुखी है। उसका जवान बेटा मर चुका है और वह दुखी होकर इस बात से कहता है कि हाँ साहब कि अब मुझे केवल आप पर विश्वास है कि आप शायद मुझे न्याय दिला सकें। हीरा ये हो गया, यहां पर हीरा से बातचीत कर ली जाती है। साथ ही इनकी तैयारियों के लिए जोरावर भी तैयार था कि दास साहब जब आएंगे तो सबसे पहले भेंट मुझसे करेंगे, लेकिन दास साहब जो है जोरावर से भेंट नहीं करके राजनीति समीकरण निभाने के लिए हीरा को अपने साथ लेते हैं और अपने साथ अपने स्टेज पर उसको स्थान देते हैं। इस बात से जोरावर थोड़ा रुष्ट हो जाता है और वह गुस्सा हो जाता है कि जिन छोटी जाति के लोगों को हम से बात करना हम पसंद नहीं करते हैं उनको दास साहब इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। और इस समय जोरावर अपनी क्या समझता है? इस समय जोरावर अपनी बेइज्जती महसूस करता है और वह थोड़ा दास साहब के विरुद्ध यहां पर कार्य करने लग जाता है। उसके मन में थोड़ा सा क्रोध आ जाता है दास साहब के प्रति। अब दूसरी ओर सब अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। बिंदा जो है, अब इस कहानी का मुख्य पात्र आता है उपन्यास का बिंदा। बिंदा अपने मित्र से बहुत ज्यादा स्नेह करता था और अपने मित्र की मृत्यु के बाद उसके जो अधूरा जो कार्य था उसको पूर्ण करने का कार्य करता है बिंदा। वह उसके पास उसका अपनी मित्र की हत्या के भी कुछ प्रमाण हैं और कुछ जो बस्ती जलाई गई थी उसके भी कुछ प्रमाण लेकर वह बिंदा जो है दिल्ली तक जाता है।
पहले मशाल पत्रिका में मिलता है, लेकिन उसे कोई सहयोग नहीं मिलता। उसके बाद वह दिल्ली में जाने के लिए तैयार होता है और इस बात की जानकारी होती है दास साहब को। अब दिल्ली में जाकर उसकी घटना क्या स्थिति होती है, किस प्रकार से वो अपनी स्थिति को आगे प्रकट करता है, यह हम अपने अगले भाग में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।